अब हम थोड़ा सा उस तरफ आते हैं कि जहां पर फ्लोरोसिस के हवाले से जो बात की गई। फ्लोरोसिस जैसे कि मैंने बयान किया कि किसे कहते हैं जी, कोई एक बॉडी में फ्लोराइड की क्वांटिटी कहीं कहीं किसी जगह पर मामूल से ज्यादा हो जाए और वो मेटाबोलाइज होकर किसी कंडीशन में तब्दील हो जाए, उसे फ्लोरोसिस का नाम दिया गया। जनरली अगर सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराकर या सीरम के अंदर मालूम हो जाएगा तो उसे फ्लोरोसिस का नाम नहीं दिया जाएगा, तावक्त के उसकी मैनिफेस्टेशन जाहिर ना हो जाए, तावक्त के उसकी अलामात या उसकी जो मज़ाहिर ना हो जाए, मज़ाहिर वाज़ेह हो जाए, तब उसे फ्लोरोसिस का नाम देंगे। ये अमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो हमने जैसे पहले बयान किया कि डेंटल फ्लोरोसिस अमूमी तौर पर पहले से एक ज़माने से मशहूर है और देखी जाती है, और डॉक्टर भी उसका मशवरा देते हुए कुछ ना कुछ इलाज का मशवरा देते हैं। फ्लोरीन के हवाले से जैसे कि मैंने पहले बताया कि फ्लोरीन के कम होने के हवाले से तो बात की जाती थी, लेकिन फ्लोरीन के बढ़ जाने के हवाले से सिर्फ उन्हीं रीजन्स में बात होती थी जहां पर समुद्री पानी के जरिए या पानी के जरिए फ्लोरीन की बहुतायत हो, तो वहां पर कंसीडर किया जाता था। और बाज़ औक़ात तो सिर्फ इसको इसलिए टाल दिया जाता था कि ये शायद इन लोगों की जेनेटिक्स में शामिल है, इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था कि हम पानी के ज़रिए जो फ्लोरीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं या उसका तजम्मुल जिस्म में बढ़ जाता है, तो उससे भी इस किस्म की कैफियतें हो सकती हैं। नंबर एक इसमें मोटी सी बात तो जैसे डेंटल फ्लोरोसिस है, सेकंड स्केलेटल फ्लोरोसिस है। स्केलेटल फ्लोरोसिस में भी जो है वो अर्ली सिम्टम इसके जो है वो स्टिफनेस और पेन है, यानी हड्डियों के अंदर दर्द का होना। आप अगर कैलकेरिया फ्लोर की आम उसमें भी हालात में भी देखेंगे, उसकी इंडिकेशन में भी देखेंगे, तो उसमें भी हड्डियों में दर्द है और हड्डियों के अंदर जो है वो स्टिफनेस पाई जाती है। जॉइंट की स्टिफनेस, जॉइंट की स्टिफनेस किससे रिलेट कर रही है? लिगामेंट से, और दूसरा टेंडन से। ये टेंडन और लिगामेंट दोनों जॉइंट को ही डील करते हैं, यानी हमारे जिस्म के अंदर अगर सख्ती से महसूस कर रहे हैं तब भी और नरमी महसूस कर रहे हैं तब भी जॉइंट के उसमें। अब फ्लोरोसिस की बाकी जो हो सकती है, क्या कुछ इंडिकेशन हो सकती है, वो मैं टॉक्सिकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने बयान करूंगा। उसमें मैं अगर जीआईटी के हवाले से बात करूं तो एब्डोमिनल पेन, एक्सेसिव सलाइवा, नॉजिया, वोमिटिंग, ये कब होता है? हाई लेवल का जब फ्लोरीन से एक्सपोजर हो जाए। ये याद रखिएगा कि फ्लोरीन हमारे जिस्म में 3 जगहों से दाखिल हो सकती है, वाया माउथ, ओरल, इनहेलेशन और स्किन। इसी तरतीब के साथ होती, सबसे ज्यादा जो होती वो वाया ओरल खाने पीने के जरिए, इनहेलेशन के लिए दूसरे दर्जे पर है, और सबसे कम दर्जे पर स्किन के जरिए। स्किन के जरिए उन लोगों में होती है जो इस किस्म की फैक्ट्रियों में या इस किस्म के माहौल में रहते हो जहां फ्लोरीन के फ्यूम्स पाए जाते हैं। फ्लोरीन के बारे में जैसे कहा जाता है कि फ्लोराइड या कैल्शियम फ्लोराइड को अगर जलाते हैं तो उससे रंगीन धुआं सा उभरता है। मैं नहीं जानता कि हमारे शादियों में या ये जो चाइना से आने वाले जितने भी रंगीन किस्म के जो पटाखे और अनार जलाए जाते हैं, इसमें कौन से केमिकल होते होंगे, कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते होंगे, और किन किन चीज़ों से हम एक्सपोजर में आते होंगे। यकीनन तहकीक तलब मामला है, तहकीक करेंगे तो पता चलेगा कि उसके एक्सपोजर से तो हमारे पास कुछ नहीं हो रहा। ये भी हमारे जो है देखने की बात। दूसरा, जीआईटी पर ये बात खत्म होती है। दूसरा है न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। वो फ्लो, मैं ये फिर बात बता दूं कि ये जो बात कर रहा हूं मैं फ्लोरोसिस के हवाले से बात कर रहा हूं, कैल्केरिया फ्लोर की इंडिकेशन के हवाले से बात नहीं कर रहा। कैल्केरिया फ्लोर की इंडिकेशन इसी के ताबे है, लेकिन उसका क्लिनिकल यूज यकीनन
एक और फिल्टर की जरूरत होती है, उस फिल्टर से गुजर कर उसका क्लिनिकल यूज बताया जाता है। कोई भी चीज इसके बारे में अगर मुझे साइंटिफिकली ये मालूम होता है कि इसमें एक स्प्रिट है और स्प्रिट के जरिए जो फ्यूम्स उठते हैं उससे मेरी एलर्जी का इजाफा हो जाता है, मैंने ये तय कर लिया कि इसमें स्प्रिट है, इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, उसकी वजह से मुझे नज़ला हो रहा है, ये एलर्जी बढ़ रही है। ये तयशुदा नहीं है कि आइंदा मैं किसी को ये सबको मना कर दूंगा तो सबको फायदा हो जाएगा, नहीं। तब तक मैं इसको रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल से ना गुजार लूँ उस वक्त तक वो फाइनलाइज नहीं होगी। ठीक है, तो रैंडमाइज क्या होता है कि हम होम्योपैथी में हमारे यहाँ रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स बाकायदा कंट्रोल सूरत में तो नहीं हो रहे, लेकिन हमारे यहाँ हर मॉलेज जो कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है वो एक साइंसदान भी है, एक रिसर्चर भी है, चाहे वो बहुत छोटे लेवल पर हो, चाहे वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस की सतह तक ही क्यों ना हो, वो हर दवा के बाद उसके नतीजे पर कोई ना कोई इंफीरियंस जरूर कायम करता है। इंफीरियंस मीन्स नतीजा, रिजल्ट जो है वो जरूर कायम करता है। वो ये कायम करता है कि इस दवा से ये फवाइद हुए या ये चीज़ें नुकसान में देखने में आई। जब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनेजमेंट के हवाले से तो उसमें शायद हमें थोड़ा सा इसमें ट्रेस दे सकूँ कि इसमें उसमें भी क्या ज़रूरी होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में नर्वसनेस, डिप्रेशन, tingling sensation of finger, toes, excessive thrust and tendency to urinate। अब आप कैलकेरिया फ्लोर की तरफ आ जाए। कैलकेरिया फ्लोर में मरीज पेशाब रोक नहीं पा रहा। क्यों नहीं रोक पा रहा? या तो पूरी तरीके से वो स्क्वीज नहीं कर पा रहा, ब्लैडर उसका जो है वो इलास्टिसिटी खो बैठा है, उसकी वजह से उसको स्क्वीजिंग नहीं हो पाई, या फिर इतना लूज हो चुका है कि वो पेशाब बावजूद उसमें रेजिड्यू होने के, उसमें मौजूद होने के खारिज ही नहीं। बहुत से मरीजों, बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चे जाते हैं वॉशरूम में, बैठते हैं, इसके बाद कहते हैं पेशाब आ रहा नहीं आ रहा, फिर 2 घंटे बाद पता चला 2 दिन तक उसने पेशाब नहीं किया, और किया तो थोड़ा सा पसीने बहुत आ रहे हैं, उनको पसीने की जरिए एक्सक्रीट आउट हो गया, वो इस तरह से मैनेज हो गया, लेकिन उनको नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि वहां पर ब्लैडर वन ऑफ द काज हो सकता है कि ब्लैडर जो है वो स्क्वीज करने के काबिल ना रहा हो, वन ऑफ द काज, बहुत सारे और भी काज हो सकते हैं। इसी तरह मस्कुलर मैनिफेस्टेशन है जो इसकी फ्लोरोसिस की, कि मसल वीकनेस एंड स्टिफनेस, पेन इन द मसल्स, लॉस ऑफ मसल पावर, इनएबिलिटी टू कैरी आउट द नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज। हमने अभी जो बात की थी कि बुढ़ापे में अगर किसी को हम बॉल कैच करने के लिए कहते हैं तो बॉल नहीं कैच करता, हालांकि बहुत आहिस्ती से भी हम फेंकते हैं तब भी उसे कैच करना मुश्किल होता है, ड्यू टू इनएबिलिटी टू, एक तो यहाँ नर्वसनेस की वजह से जो है वो कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हो रही, दूसरा मसल जो है उसमें भी वो पावर नहीं डेवलप हो रहा कि वो मुकम्मल तौर पर कर सके। और आपने देखा होगा कि ऐसी सूरत में जब घर के बुजुर्ग को बॉल करवाई जाती है तो बॉल कराते वक्त वो जो बैट उठाता है तो बैट को वो देर में उठाते हैं, लेकिन बाद में इतनी जोर से उठाते हैं कि उनके हाथ से वो बैट भी छूट जाता है। क्यों? हालांकि उनके अंदर पावर है, लेकिन पावर कोऑर्डिनेटेड है, कॉम्पिटेंसी नहीं है। वो कॉम्पिटेंसी डेवलप क्यों नहीं हो रही है कि वो लिगामेंट, वो टेंडन्स, वो चीजें जो कि उस उम्र में, एक नौजवान उम्र में होनी चाहिए, वो नॉर्मली बुढ़ापे की उम्र में कमी होने लगती है। लेकिन जब यही चीज उम्र के हवाले से पहले से होने लगे तो ये बीमारी और उसके लिए इलाज की जरूरत होती है। वहां पर हमें कैलकेरिया फ्लोर को नहीं भूलना चाहिए। एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, स्किन रैशेस, पेरीवास्कुलर इन्फ्लेमेशन, pinkish red, bluish red spot, round oval shape on the skin, fade or clear up within the 7 to 10 days। अब अगर हम इसको भी वरीदों के जाल को भी देखें और स्किन के अपने टेक्सचर को भी देखें
कि स्किन का अपना टेक्सचर भी मुख्तलिफ किस्म के जो है वो दे सकता है, एक्सप्रेशन दे सकता है। वो किस तरह से देगा? इस पे नंबर 2 पे आएगी जल्द का तड़कना। अब जरा सोचें कि हमारी जल्द किस काम के लिए थी? प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? ये बहुत सारी आवाजें नहीं, एक आवाज तो हाथ उठे। गुड गुड। इसमें एक और इजाफा कर लें, एलर्जन। जो एलर्जी करने वाली चीजें हैं वो भी, यानी हमारी जल्द जब इस लचक की वजह से, लचक की कमी की वजह से जब तड़कना शुरू हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो फिर इसके बाद वो एक तरह से रास्ता भी बन जाती है, एक्सपोजर का सबब भी बनती है कि वो चीज़ें उस पर इफेक्ट करें जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नॉर्मली हमें इफेक्टिव नहीं होती हम पर, क्योंकि प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर हम बैठे हुए होते हैं। हमारी जल्द नॉर्मल होती है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल ना होने की वजह से, तड़कने की वजह से, चटकने की वजह से ये सब चीज़ें होने लगती हैं, तो हमारी स्किन भी मुतासिर होती है। यहाँ पर भी हमें कैलकेरिया फ्लोर को वन ऑफ द रेमेडी के तौर पर याद रखना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि वन ऑफ द रेमेडी, नॉट द अटमोस्ट रेमेडी, ओनली रेमेडी नहीं है, वन ऑफ द रेमेडी। इसके इफेक्ट ऑन फीटस, ये शायद आपको किसी बायोकेमिस्ट्री की किताब में इतना वाज़ेह तौर पर ना मिले जितना कि फ्लोरोसिस के टॉक्सिकोलॉजी के रिपोर्ट के अंदर मिलेगा कि फ्लोराइड कैन डैमेज द फीटस if mother consumes water food with high concentration fluoride during pregnancy, breastfeeding and abortion, stillbirth and children with birth defect are common in endemic area. Endemic areas वो होते हैं कि जहाँ पर एक महदूद आबादी उससे मुतासिर हो रही है, वो यकीनन पानी के जरिए हो रही होती है, किसी और चीज़ के जरिए, किसी ऐसी प्रोडक्ट के जरिए भी हो रही होती है जिसमें फ्लोरीन ज़्यादा हो या फ्लोरोसिस पैदा करने की सलाहियत। तो इसका इफेक्ट सिर्फ उस की हद तक ही नहीं है जो डायरेक्ट एक्सपोजर में है, उस पर भी है जो अभी रहम मादर में पल रहा है। फीटस भी मुतासिर हो सकता है, उस पर बर्थ डिफेक्ट भी आ सकते हैं, उसके ऊपर कुछ और भी असरात हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अगर कोई ऐसी अलामात सामने आ रही हैं जिससे कि ये पता चल रहा है कि इस बच्चे में जो हड्डियां हैं वो बड़ी गहरी हैं और हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं, वक्त से पहले जुड़ रही हैं, फ्लोरोसिस की वजह से और इसकी वजह से, स्केलेटल फ्लोरोसिस की वजह से। यकीनन हम रहम मादर में जितनी भी टेस्ट कर सकते हैं उनमें हड्डियों का बढ़ने की ग्रोथ को देखते हैं और दीगर और कुछ चीज़ों का पता चलाते हैं। उस मामले में हमें पता जब चलता है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास एक रेमेडी है जो कैलकेरिया फ्लोर के नाम से मौसूम की जाती है। इसी तरह लो हेमोग्लोबिन लेवल भी इसमें पाया जाता है और यूरिनरी ट्रैक्ट की मैनिफेस्टेशन भी है कि यूरिन में भी मच लेस इन वॉल्यूम, येलो रेड कलर एंड ईचिंग इन द रीजन में भी अगर इस पे हम तस्करा कर चुके हैं कि जो है वो ब्लैडर जो है वो अपनी या तो इलास्टिसिटी खो बैठता है या फिर इतना सुकड़ जाता है कि उसमें जमा ही नहीं हो पाता और मरीज मुमकिन है कि शिकायत करे कि वो यूरिन को रिटेन नहीं कर पाता या फिर रिटेन करता है तो उसको पेशाब जो है पूरी तरीके से खारिज नहीं हो पाता, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो मौजूद रहता है। लिगामेंट एंड ब्लड वेसल्स कैल्सिफिकेशन, ये जितनी भी हमने बातें की है यहाँ पर कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है। लिगामेंट्स में भी कैल्सिफिकेशन हो सकती है, टेंडन्स में भी कैल्सिफिकेशन हो सकती है, वेन्स में भी कैल्सिफिकेशन हो सकती है और हमारे जिस्म के मसल्स में भी हो सकती है, यानी कि इलास्टिक फाइबर, कनेक्टिव फाइबर जितने भी हैं सब जगह पे कैल्सिफिकेशन
अब फर्ज कीजिए किसी भी एक जगह पे जो हमने बातें की है, इस जगह पे किसी एक जगह पे भी कैल्सिफिकेशन होती है, तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी का जो निज़ाम है, जो आपस में मरबूत है, यानी वक्त के साथ ही हम चल रहे हैं ना, एक चीज ठीक है तो दूसरी भी ठीक काम कर रही है, तो एक खराब हुई तो दूसरी भी खराब हो जाती है। तो बिल्कुल हमारा जिस्म तो उस उन जो है लिगोज या उन ब्लॉक की तरह से होता है कि उस एक ब्लॉक को खिसकाने की जरूरत है, बाकी ब्लॉक से खुद एक दूसरे को गिराते चले जाते हैं। यही हाल होता है जब हम बात करते हैं कि फला शख्स मल्टीपल जो है फेल्यूर की वजह से मर गया। तो मल्टीपल फेल्यूर क्या है? ये एक खराबी दूसरी खराबी को जन्म देती है और दूसरी खराबी फिर एक नई खराबी को जन्म देती है। तो इस तरह से खराबियां मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये जो 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 कुछ भी हमारे पास हो रहा है उसमें कैलकेरिया फ्लोर का भी बड़ा पार्ट है। कैलकेरिया फ्लोर अमूमी तौर पर जो है वो हवाओं में भी पाया जाता है, लेकिन उन इलाकों में ज्यादा पाया जाता है जहाँ पे इसकी कानें मौजूद हों। आम हालात में पाकिस्तान में कोई ऐसा एरिया नहीं है। इसमें अगर हम इस रीजन में देखते हुए थोड़ा सा अपनी ग़िज़ाओं पर ध्यान दें तो उसमें वो चीज़ें जो कि ऐसी बीमारियां या ऐसी हालतें पैदा कर सकती हैं जो कि हमें कैलकेरिया फ्लोर की इस्तेमाल पर मजबूर करें या उनसे इलाज कराने पर मजबूर हो जाएं, तो उनमें काला नमक भी शामिल है और बेवरेजेस भी शामिल है। इवन वो दवाएं जो कि ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती हैं उनका इस्तेमाल भी हमारे जिस्म में फ्लोरोसिस की ज़्यादती का सबब हो सकता है। तो इनफैक्ट अगर हम वापस उस तरफ लौटें जहां पर हमने शुरू किया था, ये जिस्म में कहाँ असरअंदाज होता है, ये आपके पास वहां मिल जाएगा कि इसमें जो आपको दिए गए भी मिल जाएगा, वहां पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ हम गुफ्तगू करने के लिए या उसमें क्वेश्चन करने के लिए पढ़ रहे हैं कि ये झुर्रियों जिल्द के खिंच जाने के निशानात, ये लफ्ज जो मैं इस्तेमाल कर रहा था ना, तो प्रेगनेंसी के हवाले से कि पेट पर जो निशानात हो जाते हैं वो जिल्द के खिंच जाने के निशान से साबित किए जा सकते हैं। बवासीर, वरीदों के जाल, वरीदों के फूल जाने, दांतों के गलने, नरम हो जाने। अब मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो बातें तमाम उन्हीं सिस्टम से ताल्लुक रख रही हैं, वहीं पे जाके जुड़ रही हैं, मुंसलिक हो रही हैं। ये मैं वाइंड अप कर रहा हूँ उसको, उसके साथ मरबूत कर रहा हूँ या कनेक्ट कर रहा हूँ। आजा का अपनी जगह से निकल जाने, उंगली और अंगूठे के नाखून का गैर मामूली नीज, नाखून की फफूंदज़दा होने। नाखून के फफूंदज़दा होने में क्या सबब आ गई, बीच में आ गया, वही बीच में आया कि वो ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल होते हैं तो उसमें वो चीजें भी घर करने लगती हैं जिन चीजों को हम वॉश कर देते हैं आम हालात में, लेकिन उस हालत में फफूंद के कुछ जो है वो ज़रात या फफूंद की कुछ जो है वो सेल नहीं कहेंगे बल्कि प्लांट कहेंगे, वो प्लांट उसके अंदर रह जाते हैं, तो वो उसमें डेवलप हो जाते हैं, मदद देते हैं। फफूंद क्या है? तो प्लांट है, वो एनिमल है। जी बताइए, जिसको आता वैसे ही बता दें। चलो मैं बताता हूँ, ये एक नबात है, प्लांट है, और ये प्लांट की वो शक्ल है जिसमें पानी अगर होगा तो ये बढ़ती है, अदरवाइज अगर पानी खत्म कर दिया जाए तो ये खत्म ही हो जाती है। लेकिन हमारा जिस्म चूंकि हाइड्रेटेड तो रहता ही हर जगह से, अगर जिस्म के ऊपर से पानी नहीं मिलेगा तो जिस्म के अंदर से पानी उसे मिल जाएगा। तो इस तरह से वो हमें हमारे जिस्म पर सख्त और मोटी तहों का ज्यादा बनने, सोरियासिस, सख्त महासे, सख्त मस्से, बदसूरत दाग, होंठों का खुरचना, मुंह के कोनों की जिल्द का खुरची हुई होने, उनके लिए
उम्र के साथ समाज के मसाइल, जबान कटी हुई, मसूड़े बहुत ज्यादा हसास, नमदार और धुंधदार मौसम से हसास, कूल्हे और घुटने के मसाइल, रिकेट्स, हड्डियों के भुरभुरे पड़ने के इलाज में मुस्तआमल। अब इनमें मुझे कोई ऐसा लफ्ज बताइए कि जो हमारी पिछली गुफ्तगू से हटकर हो। कोई ऐसा लफ्ज बताइए, कोई ऐसी हालत बताइए, मर्दियाती कैफियत बताइए जो हमने कैल्केरिया फ्लोर के हवाले से जब गुफ्तगू शुरू की और लिगामेंट्स, टेंडन्स और लचक और कनेक्टिव टिश्यूज और वेन्स के हवाले से जब गुफ्तगू की, उससे हटकर तो कोई चीज नहीं आई। इसका मतलब है कि हम बेसिक सिस्टम को ठीक करने के लिए जा रहे हैं। अगर कैल्केरिया फ्लोर को दे रहे हैं उस सिस्टम को ठीक करने के लिए जा रहे हैं जिसकी मैनिफेस्टेशन मुख्तलिफ है, मुतनव्वो है, लेकिन उसके पीछे जो काज है वो इलास्टिसिटी की बहाली, कनेक्टिव टिश्यूज की बहाली, टेंडन्स की बेहतरी, लिगामेंट्स को जो है वो कॉम्पिटेंसी डेवलप करना। अगर वीन्स की बात है तो वीन्स के अंदर वो कॉम्पिटेंसी डेवलप करना जो कि होनी चाहिए। हम उस तरफ जा रहे हैं और उसी के तनाजुर में, उसी से जुड़ी हुई जितनी भी हालतें हो सकती हैं वो हालतें हमने यहाँ पे सुनी। अभी मैंने जो पढ़ा वो आपने सुनी। अगर उसमें कोई ऐसा लफ्ज आप पाते हैं कि वो मुख्तलिफ है और उसका उससे कोई ताल्लुक नजर नहीं आता तो वो जरूर आप बयान करें। आपको मौका है तो 3 तक गिनती करें। 1 2 3 ओके। इसके बाद बसरी तजिया। बसरी तजिया से मुराद ये भी आपके पास उसमें फोल्डर में मौजूद है जिसे आप घर जाके मजीद पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको उमूमी उसमें ले लेते हैं। बसरी तजिया से मुराद क्या है कि विजुअली हम क्या चीज फील कर रहे हैं, मरीज के अंदर विजुअलाइज किया जा सकता है। मरीज में हम ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि नसीजों की ढीली तनावों के सबब शिकम का लटक जाना। शिकम का लटक जाना क्यों लटक जाता है शिकम? कि उसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जो टिश्यूज हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? इलास्टिसिटी इसलिए कम होती है कि उसमें जो फाइब्रस वॉल कह लें या फाइब्रस कोलेजन कह लें, वो कोलेजन मुतासिर होता है। तो वो कोलेजन कब मुतासिर होगा? जब हमारे सिस्टम में इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी और उसका बराह रास्त ताल्लुक कैल्केरिया फ्लोर से मिलता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप किसी भी बढ़े हुए पेट वाले को कैल्केरिया फ्लोर देंगे तो उसका पेट बगैर किसी मेहनत के सिमट के वापस बाहर हो जाएगा। यहाँ पे उसे वापस लाने के लिए भी उतनी ही कसरत या उतनी ही फिजिकल एक्टिविटी का भी मुजाहरा करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। इसी तरह सख्त मस्से, नाखून का फंगस, अंगूठे, उंगलियों के नाखून का पेट बढ़ना, वरीदों का जाल, वरीदों का उभरा हुआ होना, कुछ हिस्सों का सख्त होना, दांतों का गलना, हड्डी नुमा उभार, मेहराब के बगैर तलवों के चपटे होने के से गिरने का रुझान। अच्छा, चपटे होने से गिरने का रुझान के हवाले से मैं ये बात कर दूं कि मैं इस हवाले से कोई किसी और कंडीशन से अभी तक मुंसलिक नहीं कर पाया हूँ। अगर आपके जहन में आए तो मुझे जरूर बताइएगा। ये एक मुनफरिद सी चीज है जिसके बारे में मजीद तहकीक की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। बाकी जबान का कटा होना, खुरुद ज़दा होना, खुश्क भूरा होना, ये सब चीजें वही कनेक्टिव टिश्यूज के हवाले से ही जो बातें हमने बताई थी उसी हवाले से बात करेंगे। अब जो बातें हम अहम चीजें जो कि हमने 4 जो चीजें हमने लिखी थी पहले, अब इसमें देखें लिगामेंट का जख्मी होना, इसमें वो तमाम टिश्यूज का जख्मी होना शामिल होता है जिसमें जबान भी शामिल है। ये भी उसी का पार्ट है। इलास्टिसिटी हमारी मुतासिर होती है
और इसीलिए कैलकेरिया फ्लोर को एज ए होल इलास्टिसिटी की दवा कहते हैं। और मजीद जो है वो मजीद आपका पोर्टल में रखा हुआ है। इसकी जो पोटेंसीज अवेलेबल पोटेंसीज हैं वो 3x 6x और 12x हैं। और इसकी खुराकें भी आपको इस पोर्टल में मिल जाएंगी और बेहतर नताइज किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं उसकी हिदायत भी इस पोर्टल पर मौजूद है। अब हम खत्म करने वाले हैं कैलकेरिया फ्लोर के चैप्टर को। इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो फौरी तौर पे आप कर सकते हैं जी। दीजिएगा सऊद साहब। इसमें जैसे कि लिखा है कि ये फिंगर्स में एंटी फंगल है फिंगर्स के लिए ना, तो मतलब अगर बॉडी में कहीं और भी फंगस का कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर इसे यूज करवा सकते हैं या फिर फिंगर्स के लिए ही अच्छा वर्क करती है? ठीक, शुक्रिया। असल में ये वो इंडिकेशंस होती हैं जो कि ऑफिशियली इंडिकेटेड होती हैं। ये इसको आप ऑफिशियली इंडिकेटेड समझ लें, लेकिन आप उसकी थीम तक पहुंच चुकी हैं, उस आइडिया तक पहुंच चुकी हैं कि कैलकेरिया फ्लोर असल में है क्या, वो क्या कुछ खराबियां किस तरह से पैदा कर रही हैं। तो जहां जहां आपको महसूस हो कि ये इन खराबियों की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, जो कि इसका हिस्सा है उसकी वजह से हो रही है, और जहां कहीं पे भी हो रही है वहां पे उसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। अब मैं इसको एक मोटी सी मिसाल आपकी दे दूं तो फ्लोरोसिस की मोटी एक बहुत बड़ी सीवियर किस्म की मिसाल दी जा सकती है। वो ये होती है कि ऐसे इलाकों में जहाँ फ्लोरोसिस बहुत ज्यादा हो, एक्सीडेंटली और महीनों और सालों तक वो उसी माहौल में रहे हों, उन लोगों की कमर की जो हड्डी है वो आपस में मर्ज होने लगती है, और वो मर्जर इतनी सख्त होती है कि कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो पूरी की पूरी एक ही हड्डी बन जाए, पूरी स्पाइन एक हड्डी बन जाती है। अब आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि कैलकेरिया फ्लोर कहाँ कहाँ यूज की जा सकती है। ऐसी जगहों पर जहाँ हड्डियों पर गैर मामूली डिपोजिशन हो रही है वहां पर भी, और ऐसी जगहों पर जहां पर गैर मामूली इलास्टिसिटी पाई जाती है, इलास्टिसिटी की कमी होती है, वहां पर भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। वबा अलैना इल्लल बलाग, हम जो है वो कैलकेरिया फ्लोर की हद तक तो कंप्लीट कर चुके हैं।